देखो वीडियो लोग, अटैक ऑन टाइटन तो खत्म हो चुका है, तो इसीलिए रोजी रोटी चलाने के लिए दूसरे एनिमे पे भी नजर मारनी पड़ेगी। दैट इज वाई ये वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि अप्रैल के महीने में मैं कौन सा एनिमे देखने वाला हूँ, जो कि हर बार की तरह इतने ज्यादा नहीं है, क्योंकि अब मेरे को रियलाइज हो गया मैं देखता ज्यादा हूँ, वीडियो कम बनाता हूँ। इतने सारे एनिमे मैंने देख लिए, लेकिन वीडियो बनाने के टाइम नहीं मिला, तो इसीलिए एनिमे अब देखेंगे कम, वीडियो ज्यादा बनाएंगे होपफुली। अभी के लिए तो मेरा प्लान है कि मैं 3 एनिमेस फॉलो करने वाला हूँ, जिनके पहले एपिसोड पिछले 3-4 दिन में रिलीज हो गए थे, सब एक साथ चालू हुए हैं, तो सबको एक साथ ही लपेट रहा हूँ। जिसमें से सबसे पहला आता है कागुया-sama लव इज वॉर सीजन 3। अगर तुम लोगों ने कागुया-sama लव इज वॉर कब तक एक भी सीजन, एक भी एपिसोड नहीं देखा है, और तुमको रोम कॉम यानी कि रोमांटिक कॉमेडी से बहुत ज्यादा नफरत नहीं है, तो पे चेकआउट कर सकते हो। बेसिकली एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन बोलना नहीं चाहते। अब ये तो एकदम नॉर्मल वाली चीज है। इस सीरीज के अंदर इंटरेस्टिंग ऐसा है ना कि वो खुद नहीं बोलेंगे, सामने वाले को मजबूर करके गेम खेल के ऐसा फंसाएंगे कि वो खुद से कबूल करना चाहिए, जिसके कारण बहुत सारे इंटरेस्टिंग सिनेरियोज होते हैं, और उसमें से कुछ अपने को सीजन 3 के एपिसोड नंबर 1 में दिखाए थे। जैसे कि सीजन 3 की शुरुआत हम लोग करते हैं इशिगामी से, इस सीरीज का बेस्ट मैन, और चालू करते ही तुरंत अपने को पता चल जाता है कि उसको बेस्ट मैन क्यों बोला जाता है। वैसे तो उसको किसी भी चीज की परवाह नहीं, लेकिन जब उसको दिखा कि हाँ सामने वाला मजबूरी में है, तो वो उसको बचाने के लिए, उसकी रेपुटेशन को बचाने के लिए खुद की रेपुटेशन गिरा देगा। इतना ज्यादा सही लौंडा है वो। लेकिन साली वो दुनिया इतनी ज्यादा जालिम है ना कि इशिगामी को डिजर्व नहीं करती। पहले एपिसोड में आपको देखा कि उसने अपनी इज्जत गंवा दी, लेकिन जिस लड़की के लिए गंवाई वो भी निकली महिलाओं के लिए नो बैड वर्ड्स। एक एपिसोड के अंदर अपने को जो दूसरा सिनेरियो दिखाया जाता है कि कागुया कितनी ज्यादा हरामखोर है, महिलाओं के लिए नो बैड वर्ड्स, मतलब कि उसको सामने से मैसेज आया हुआ है और वो 2 घंटे से उसको देखे जा रही है, मैसेज देख रही है खोल के, लेकिन रिप्लाई नहीं कर रही। सामने वाले लौंडे को पता चल चुका है कि मैसेज सीन है, और वो तड़प रहा है कि अब इसका रिप्लाई आएगा। 2 घंटे हो गए, अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं आया। वो कहती है ना अभी तो और तड़पाना है। उसको नहीं ना पता कितना ज्यादा दुख होता है इधर, सामने वाली अगर मैसेज सीन करे और उसके बाद रिप्लाई ना करे तो। क्यों, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि नहीं तुमको? लेकिन वो सिचुएशन इतना ज्यादा एस्केलेट हो जाएगा कागुया के लिए, ये मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कागुया जो सिचुएशन के अंदर फंसते जा रही है ना, वो टर्न अराउंड जरूर होगा, बिकॉज यही पैटर्न ये शो अब तक फॉलो करते आया है। कागुया के कंट्रोल के इतने बाहर चलेगा कि वो ऑलमोस्ट एक क्लिफ पे खड़ी है, थोड़ा सा धक्का और सीधा नीचे। बात देखो यहाँ तक पहुंच गई कि शिरोगा ने भाई साहब खुद सामने से पूछने वाले थे उसको कि कागुया मुझे लेके तेरे अंदर कुछ फीलिंग्स हैं क्या, खुद सामने से पूछने वाला था वो। उस टाइम में भाई ये इतना जल्दी इतना आगे कैसे बढ़ गए। लेकिन इससे पहले कि वो बंदा अपना सेंटेंस खत्म कर पाए, सीरीज अपने ओल्ड अवतार में वापस चीजें एकदम से इतनी ज्यादा पलट दी कि कागुया के बदले अब शिरोगा ने भाई साहब डिप्रेशन में। लेकिन इस पूरे एपिसोड का सबसे बेस्ट सेक्शन मुझे तो पर्सनली लगा वो आर्म रेसलिंग वाला, जिसके अंदर इस पूरे शो के नरेटर जो है ना अपना सब कुछ दे देते हैं कंटेंडर्स अनाउंस करने में, और मतलब ऐसे छोटी छोटी चीजों के ऊपर फोकस किया ना कि कागुया और शिरोगा को जब हाथ एक दूसरे का पकड़ने का मौका मिला तो कितने ज्यादा खुश थे, थोड़ी यादें ताजा हो गई। इसलिए वो पूरा सेक्शन देखते वक्त चेहरे पे एक स्माइल था। लेकिन इस एकदम बेहतरीन केक के ऊपर जो चेरी का काम करता है ना, पोस्ट क्रेडिट सीन, अगर तुमने मिस कर लिया तो जाके देख लो। इशिगामी भाई साहब जो जो रेफरेंस मारते हैं और देख के भाई मूड ताजा हो गया। लेकिन एक छोटी सी कंप्लेन भी मैं रखना चाहूंगा, जिस तरीके से शो को प्रेजेंट किया जाता है ना अपने सामने, कभी कभी तो इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाता है, इतने ज्यादा सबटाइटल आ जाते हैं कि भाई कौन सा रीड करूं, मुझे पॉज करना पड़ा। और ये चीज इस सीरीज के साथ कई बार हुई है, दिक्कत होती है। सेकंड सीरीज जिसका एपिसोड नंबर 1 अपने को देखने मिला ना, कोमी कांट कम्युनिकेट सीजन 2 एपिसोड 1, और कोमी सान जो है वापस आ चुकी है अपनी जिंदगी के अंदर बाहर भरने के लिए, ये दिखा के कि वो कितनी ज्यादा इनकेपेबल हैं लोगों से कम्युनिकेट करने में, व्हिच इज सैड एंड डार्क कि हम लोग ये चीज देख के एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस एपिसोड के, कि स्टार्टिंग में ही कागुया जो है तादानो के यहाँ हाथ रख देंगी। मैं इस चीज को लेकर सरप्राइज्ड इसलिए था ना, क्योंकि कागुया कोमी कांट कम्युनिकेट सीजन 1 के ऊपर जो मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, उसके अंदर एक बात जरूर बोली थी कि पूरा सीजन निकलने के बाद भी मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि कोमी के कैरेक्टर ने कुछ बहुत ज्यादा ग्रो किया है। और ये एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग में ऐसा हाथ लगा जो उसको, मैंने बोला इतनी हिम्मत कैसे आ गई उसके अंदर, अगला नंबर मेरा होना चाहिए। इसके अलावा बाकी का पूरा एपिसोड यूजुअल कोमी सा एपिसोड था, उसके आसपास के जो साइड कैरेक्टर से आपस में लड़ रहे कोमी के अटेंशन के लिए। लेकिन कताइची, अब यही नाम है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इस बंदे का जो एडिशन हुआ इस कास्ट के अंदर, मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये चीज देखने के लिए कि स्टोरी इसको यूज कैसे करती है। क्योंकि अगर मुझे ऑनेस्टली बोलना ना, तो फिर मेजॉरिटी जो अपने को साइड कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए थे ना, उनमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग यही बंदा लग रहा है मुझे। जिस तरीके से वो पूरा सीन था कि कोमी के सामने जाके बैठता है और वो लोग आंखों ही आंखों में कितनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग करके लेते, देख के मजा आ गया। लेकिन थोड़ी तारीफ तादानो भाई साहब की भी करनी पड़ेगी कि वो सिर्फ कोमी को नहीं बल्कि इस नए कैरेक्टर को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सिंप नहीं है साला, इज एक्चुअली अ गुड ह्यूमन बीइंग। ऊपर से क्योंकि भाई साहब का एपिसोड खत्म होने से पहले पहले कोमी का इरेजर मिल जाता है हाफ, सो दैट्स अ बिग विन फॉर अ लैड। तादानो भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे
साथ है। लेकिन यहाँ पे अब जो मैं तीसरी सीरीज की बात करूंगा ना, उसके बारे में मुझे पहले से कुछ पता नहीं था, क्योंकि उसका सीजन नंबर 1 का एपिसोड नंबर 1 आया है और उसका वो एपिसोड काफी अच्छा था, जिसकी वजह से मेरा अटेंशन भी मिल गया उसको। बेसिकली एक बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट और शानदार स्पाई होता है, जिसको एक मिशन मिलता है पूरी दुनिया को बचाने का, मतलब लिटरली नहीं, इनडायरेक्टली। लेकिन उसके लिए ये भाई साहब को एक चाइल्ड को गोद लेने की जरूरत पड़ेगी। उसमें इनको कोई दिक्कत नहीं आती, जाते हैं सामने एक बच्ची मिल जाती है, गोद ले लिया। असली दिक्कत ये है कि वो बच्ची जो है वो लोगों के माइंड्स रीड कर सकती है, लोगों के दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं वो उस छोटी बच्ची को सुनाई देते हैं। तो मतलब कि तुमने इतना बेहतरीन स्पाई वाला कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया और कुछ ही मिनट के अंदर उसका सबसे बड़ा तोड़ उसी के सामने है ना। मतलब एक स्पाई के लिए क्या है, सारा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होता है और वो बच्ची वो सारा इंफॉर्मेशन रीड कर सकती है। ऊपर से जिस तरीके से इस शो के एनिमेटर्स और उस छोटी सी बच्ची के वॉइस एक्टर ने पूरा दम लगा दिया, उसको एक और सुपर पावर दे दी, बहुत 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 ज्यादा क्यूट होने की। थोड़ा गुस्से वाले टोन में मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यार स्टोरी पे ध्यान नहीं जा रहा था मेरा। लेकिन अब अगर यहाँ पे हम लोग अडल्ट की बात करें तो फिर ट्वाइलाइट का जो कैरेक्टर है वो स्पाई, उसके लिए भी पर्सनली थोड़ी बहुत ग्रोथ अपने को इस एक ही एपिसोड के अंदर दिखा दिया कि कैसे वो पहले किसी भी चीज के बारे में केयर नहीं करता, उसको सिर्फ उसका मिशन इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता है उसी बच्ची को बचाने के लिए वो कितना ज्यादा इरेशनली बिहेव करता है एक स्पाई के पर्सपेक्टिव से। ऊपर से भाई साहब को जो स्किल्स दी गई है, जिस तरीके से एक्शन प्रेजेंट किया अपने को एनिमेशन के थ्रू, मजा आया देखने में। बस एक चीज देखनी रहेगी कि उनकी जो वाइफ आएंगी अगले एपिसोड में, उनका कैरेक्टर कैसा होगा और फिर ये तीनों के बीच में क्या डायनामिक बनेगा, एपिसोड कहां जाएगा। अब क्योंकि मेरे को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, मैंने इसकी मांगा रीड नहीं की, तो प्लीज स्पॉइल मत करना, वरना मुंह तोड़ दूंगा। मतलब एक्चुअल में तोड़ नहीं सकता तो धमकी मत समझ लो, क्या ही कर सकता हूँ। तुमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए बोल सकता हूँ, मिल जाऊंगा ये आईडी पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।